हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह आपका यूपी टेट 2019 एग्जाम का पेपर है और यह पेपर 8 जनवरी 2020 को हुआ था। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और जो आज की क्लास रहने वाली है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप बीएड किए हैं, चाहे आप बीटीसी या डीएलएड किए हैं, सभी के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न आपका है जो यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जो प्रजातांत्रिक नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपसे यहाँ पे शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया कौन सा प्रजातांत्रिक नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला व्याख्यान विधि दिया गया, जो व्याख्यान विधि है यह प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जो व्याख्यान विधि है यह प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्रभुत्ववादी यहाँ पे शिक्षण विधि है उसी में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि दोनों आता है। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे जो प्रजातांत्रिक विधि है उसमें देखेंगे जो यहाँ पे दिया गया है सामूहिक परिचर्चा दिया गया है, यह देखेंगे आपका प्रजातांत्रिक विधि के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट विधि है यह भी प्रजातांत्रिक के अंतर्गत आता है। और जो सहभागी विधि है यह भी प्रजातांत्रिक के अंतर्गत आता है। और एक विधि और है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर जो विधि है यह भी प्रजातांत्रिक के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो अन्वेषण यहाँ पर है, अन्वेषण यहाँ पे अन्वेषण शिक्षण विधि है और यह भी देखेंगे प्रजातांत्रिक के ही अंतर्गत आता है। तो यह सब पॉइंट आपको याद रखना है। ऐतिहासिक खोज विधि है यह भी प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो इन सब पॉइंट को याद रखना है। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वह क्या है, आपका व्याख्यान विधि। यह क्या है, प्रजातांत्रिक यहाँ पे शिक्षण विधि नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको यहाँ पे डिवाइड किया था ब्लूम ने उसका क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और उसमें देखेंगे भावात्मक पक्ष इन्होंने दिया था। और जो भावात्मक पक्ष है उसमें इन्होंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 स्तर बताए थे। 5 स्तर में देखेंगे जो पहला था वह आग्रहण था। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया था अनुक्रिया को, दूसरा अनुक्रिया इन्होंने बताया था। और जो तीसरा इन्होंने अनुमूल्यन को बताया था, और जो चौथा इन्होंने बताया था वह क्या था, व्यवस्थापन था। और जो इन्होंने 5वां यहाँ पे स्तर बताया था वह था स्वाभाविकरण था। यहाँ पे लिख लेंगे स्वाभाविकरण। तो इसमें देख लेंगे आपसे पूछा गया कौन सा स्तर है जो संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो ज्ञान दिया गया है यह क्या है, भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। भावात्मक पक्ष में 5 थे, 5 में पहला आग्रहण था और जो दूसरा था वह आपका अनुक्रिया था, तीसरा अनुमूल्यन था, चौथा व्यवस्थापन था, 5वां स्वाभाविकरण। तो कौन सा नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है, शिक्षण का स्तर नहीं है, यह आपको बताना है। प्रयास करेंगे, बहुत जल्द आप लोग आंसर करेंगे। देखेंगे जो शिक्षण है, शिक्षण में 3 स्तर होते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3 स्तर होते हैं। 3 में देखेंगे सबसे पहला तो है आपका स्मृति स्तर। पहला क्या है, स्मृति स्तर है। दूसरा क्या है, अवबोध स्तर है। और जो तीसरा है वह क्या है, परावर्ती स्तर है। और जो परावर्ती स्तर होता है इसी को चिंतन स्तर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कौन सा स्तर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4th वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षण का स्तर नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन और खाली स्थान के बीच की संगति है। देखेंगे जो आपका अधिगम प्रक्रिया है, जो आपका लर्निंग प्रोसेस है, यह उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच क्या है, यहाँ पे संगति है। तो अनुक्रिया देख लेंगे कहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो रिस्पॉन्स है उसी के बीच की क्या है, संगति है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका यहाँ पे समस्या समाधान विधि है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो समस्या समाधान विधि है यह प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो 4th वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो खेल विधि होता है, खेल विधि भी प्रगतिवादी सिद्धांत पर ही आधारित है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में आपसे पूछ लिया गया है, तो इसमें प्रभाव, विविधता, मौलिकता, विस्तारण आएगा। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रायड ने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा था। तो फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यह देखेंगे क्या है, थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इन्होंने यहाँ पे 5 टोटल यहाँ पे सीखने के जो गौण नियम है इसमें 5 थे। यह पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, और जो यहाँ पे देखेंगे 5 नियम है, गौण नियम में 5 हैं। 5 में देखेंगे पहला आपका है, याद रख लेंगे आप लोग भी यहाँ पे, पहला इसमें है कि प्रतिक्रिया का नियम है, दूसरा मनोवृत्त का नियम है, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम है, चौथा सादृश्यता का नियम है, और पांचवा साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है। तो यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो यह देखेंगे आ जाता है ऊर्ध्व अंतरण के अंतर्गत। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संप्रेषण संबंधी आपसे पूछ लिया गया तो डिस्फेजिया हो जाएगा। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पढ़ने से रिलेटेड विकार कोई पूछा जाता तो यह क्या था, डिसलेक्सिया था। लिखने से संबंधित पूछा जाता है डिस्ग्राफिया हो जाता, और गणित संबंधी अगर आपसे यहाँ पे कोई विकार पूछ लिया जाता तो डिस्कैलकुलिया हो जाता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक अनुदेशन हो जाएगा। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह देखेंगे बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि विकास में जो शारीरिक आपकी वृद्धि होती है या शारीरिक विकास होता है वह भी तो आपका विकास में ही आता है। तो यह क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र विशेष में बालक की जो विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो उसको अभी क्षमता कहा जाता है। फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत दिया गया है, तो इसमें देखेंगे कैटल, आइसेंक, आल्पोर्ट थे। फ्रायड का संबंध नहीं था, तो थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो सूझ दिया गया है, सूझ क्या है, यह देखेंगे समस्या समाधान में क्या है, बिल्कुल भी बाधक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखेंगे जो मैकडुगल वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने 14 प्रकार के संवेग को बताया। यह पॉइंट याद रखेंगे। और कौन सा एक संवेग है वह आपको बताना है, और इसमें इसका राइट आंसर होगा आमोद हो जाएगा। आमोद फर्स्ट वाले में दिया गया। फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह पॉइंट याद रखना है। अगर यहाँ पे 14 संवेग की बात की जाए तो उसमें पहला भय है, दूसरा क्रोध है, तीसरा घृणा है, चौथा वात्सल्य है, पांचवा करुणा है, छठवां कामुकता है, सातवां आश्चर्य है, आठवां आत्महीनता है, नौवां आत्माभिमान है, 10वां एकाकीपन है, 11वां भूख है, 12वां अधिकार है, 13वां कृतिभाव और 14वां आमोद है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा फ्लैंडर हो जाएगा। इसका संबंध किससे है, फ्लैंडर से है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा है जो प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे दिया गया हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना चाहिए। तो यह देखेंगे क्या है, प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीकी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आ जाएगा। फोर्थ वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होता है उद्भवन। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। बोली जाने वाली जो भाषा है इसकी सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनिग्राम हो जाएगा। बोली जाने वाली जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा औसरेडियन शिक्षण हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सूची ए तथा सूची बी को सम्मिलित करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे हल दिया गया, हल का आपका यहाँ पे सिद्धांत से हो जाएगा। तो इसमें प्रणोद अवकलन सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है मैकडोगल ने यहाँ पे मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था, आपको अभी जस्ट बताया गया है। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फ्रायड का संबंध है मनोविश्लेषण सिद्धांत से, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक बच रहा है मैस्लो, इसको आवश्यकता के सिद्धांत से यहाँ पे मैच करा देंगे। तो यहाँ पे 4 2 3 1 दिया गया फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अभ्यास का सिद्धांत है यह अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत में नहीं आता है, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो आपका यस आर वाली थ्योरी है उसमें सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसमें आप प्रेरक उद्दीपक अंतर्नोद की आवश्यकता होती है, क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपनिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रृंखला अधिगम था, तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण के दौरान आवाज में जो उतार चढ़ाव है उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और इसमें देखेंगे जो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है इसमें प्रतिपुष्टि माध्यम अंतःक्रिया आता है, पुनर्वलन नहीं आएगा, तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ से हिंदी के प्रश्न है और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पर देखेंगे दिया गया उत्कर्ष का यहाँ पे विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, आरोह का अवरोह होता है। तो कौन सा सही नहीं है? थर्ड वाला आपका यहाँ पे सही नहीं है, तो थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेल आपको करना है, कूट दिया गया, कूट के माध्यम से करना है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर बताएंगे आप लोग। देखिए दिया गया तलवार दिया गया, तलवार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृपाण हो जाएगा। तलवार यहाँ पे कृपाण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे टेढ़ा दिया गया, टेढ़ा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेढ़ा का वक्र हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डी हो गया, उसके बाद सी हो गया और इसके बाद यहाँ पे तरु दिया गया। तरु का यहाँ पे क्या होता है, तरु का यहाँ पे तद्भव असम है, तो यहाँ पे क्या होगा, तरु का वृक्ष होता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पटु का प्रवीण हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। डी सी ए भी देख लेंगे, जिस ऑप्शन में रहेगा वही राइट आंसर। तो थर्ड में है, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और राइट आंसर आपको करना है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान। यहाँ पर देखेंगे जो शादी के कार्ड होते हैं उसमें आपको मिलता होगा, तो आयुष्मान का क्या हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चांदनी चौक है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अयोगवा कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे जो अयोगवा है उसमें अंग और आपका अह आते हैं,
तो क्या है आपका विसर्ग है, अनुस्वार और विसर्ग ही तो आपका अयोगवाह में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसमें अनुस्वार और विसर्ग आता है। अगला प्रश्न की सुमेल करना है और यहाँ पर देखेंगे रचना, यहाँ पे रचना दिया गया है और रचनाकार का नाम दिया गया है। तो जल्दी से प्रयास करेंगे और आप लोग राइट आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश। तो आप लोग जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी फेमस है, यह यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की यहाँ पे पुस्तक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सी हो जाएगा। उसके बाद रामचरितमानस के बारे में जानते ही हैं कि तुलसीदास की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सूरसागर है, सूरसागर सूरदास का है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके बाद एक बच रहा है तो उसको कर देंगे नाभादास के साथ, तो यहाँ पे क्या है, भक्तमाल नाभादास का हो जाएगा। तो यहाँ पे सी डी बी ए दिया गया फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में भाववाचक का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे, राइट आंसर आप लोग करेंगे। उससे बैठा नहीं जाता, ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो इसमें क्रिया है भाव के अनुसार लग रही है, इसमें भाववाच्य है। राम से खाया नहीं जाता, इसमें भी है। राम पत्र लिखता है, इसमें नहीं है। सीता पुस्तक पढ़ती है। तो फर्स्ट और सेकंड में भाववाच्य है, तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर आप लोग करेंगे। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। अनुस्वार, यहाँ पे देखेंगे अनुस्वार क्या होता है, जैसे यहाँ पे अंक पर जो आपका यहाँ पे ऊपर यहाँ पर जो डॉट रहता है, जो बिंदी रहती है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। यह अनुनासिक ध्वनि है, तो यह तो सही है। वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है अनुनासिक होता है, तो यह भी आपका सही है। यहाँ पर देखेंगे जो आपका पांचवा यहाँ पे अक्षर होते हैं वह क्या है, आपके अनुनासिक होते हैं, तो यह भी आपका सही है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 में क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मिट्टी का माधव होने का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी का माधव, इसका मतलब है बहुत ही मूर्ख, तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। तद्धित का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो तत् धन हित से बनेगा तद्धित, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। उद्विग्न का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो उत धन विघ्न हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया बिन घन श्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधव नित बसती बहार वर्षा की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपसे अलंकार पूछा गया है, अलंकार पूछा गया श्लेष अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो एकवचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुनि शब्द है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे और भी प्रश्न है जो आपको करने हैं और यूपी टेट एग्जाम के बारे में जान लीजिए कि जो यूपी टेट एग्जाम है इस बार आपको पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम के बाद सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। सुपर टेट का एग्जाम देकर के आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हैं। और जो यूपी टेट एग्जाम है इसमें देखेंगे आपका 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहने वाली है। जो पासिंग मार्क रहेगा जनरल कैटेगरी में 90 नंबर, ओबीसी SC/ST से रहेंगे 82 नंबर पर पास हो जाएंगे। यूपी टेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। पिछली बार भी यूपी टेट एग्जाम का पेपर हुआ था जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर से ही प्रश्न आए थे, 100 से 110 प्रश्न। तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। और ये यूपी टेट एग्जाम 2026 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से लेकर के जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर इसी में मिलेंगे। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका सीडपी है, सोशल साइंस है, हिंदी संस्कृत इंग्लिश है, मैथ साइंस EVS है, सब के सब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा।
अगर इसे तैयारी कर लेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत आपके व्हाट्सअप नंबर पर PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए इसके आगे के प्रश्न को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। और इसमें है आपका तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसमें कुछ का कोख दिया गया, पहला ही वाला आपका यहाँ पे तत्सम तद्भव का जोड़ा है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे निम्न धन अजित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपसर्ग का यहाँ पे निर्देश क्या है, अशुद्ध वाला पूछा गया था। अगला प्रश्न किस शब्द में तत्पुरुष समास है, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मधुमक्खी शब्द दिया गया है, इसमें क्या है आपका तत्पुरुष समास है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। सिर पर सवार आना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीछे पड़ना। सिर पर सवार आना इसका मतलब है कि पीछे पड़ना, तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो वह आ रहा है वह क्या है, बिल्कुल निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम फोर्थ वाला राइट आंसर है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो दांत और जो जीभ है इसके स्पर्श से बोले जाने जो वाले वर्ड हैं उनको यहाँ पे दंत, उनका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, दंत से, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इसमें आपका हो जाएगा च तालव्य और महाप्राण है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है, क्योंकि आपसे अशुद्ध वाला पूछा गया। ध्यान से देखेंगे अशुद्ध वाला आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की बाण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंग हो जाएगा, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा, यह बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यूपी टेट एग्जाम का आप पेपर फर्स्ट देने वाले हैं या पेपर सेकंड देने वाले हैं या आप दोनों पेपर को देने वाले हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर पेपर फर्स्ट दे रहे हैं तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड लिख रहे हैं तो पेपर सेकंड, और अगर दोनों आपको पेपर देना है तो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार में ही आपको यूपी टेट एग्जाम को पास करना है, तो जो यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है इसको लिंक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर परचेज कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।